हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं शैलेश, आपके अपने परिवार सीएनएक्स एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जान रहे हैं, बीएसएससी इंटरमीडिएट यह बुक चल रही है रुक्मणी पब्लिकेशन। रुक्मणी पब्लिकेशन, इस बुक में टोटल 24 सेट हैं। इस परीक्षा में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से 50 जीएस, 50 रीजनिंग, 25 साइंस और 25 मैथ। इस पोर्शन में हम लोग 50 नंबर के जीएस को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे फ्रेंड्स प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं और इस प्रश्न का एनालिसिस करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपने कितना नंबर 50 में से प्राप्त किया। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आज का ये पहला प्रश्न है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? ऑप्शन ए कुवैती दिनार, ऑप्शन बी बहरैनी दिनार, ऑप्शन सी ओमानी रियाल, ऑप्शन डी डॉलर। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? ऑप्शन ए कुवैती दिनार, ऑप्शन बी बहरैनी दिनार, ऑप्शन सी ओमानी रियाल, ऑप्शन डी डॉलर। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कुवैती दिनार है। कौन सी फ्रेंड्स? कुवैती दिनार, ऑप्शन नंबर ए। जुलाई 2023 के अनुसार एक कुवैती दिनार भारत के 267.36 रुपए के बराबर है। मतलब वहां का एक दिनार होगा तो भारत का 267 रुपया होगा। बहरैनी दिनार बहरीन की मुद्रा है। फ्रेंड्स, ये बी बहरैनी दिनार बहरीन की मुद्रा है। अब फ्रेंड्स, ये सी का ओमानी रियाल ओमान की मुद्रा है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। और सेकंड है, तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक और दो, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो। ठीक है फ्रेंड्स, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने किस पर बल दिया? यह औद्योगिकरण पर इसने बल दिया था। और यह किस मॉडल पर आधारित थी? यह क्या नाम थी? यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये इसका कार्यकाल 1956 से 1961 के बीच चला था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोगों का आज का प्रश्न संख्या 3। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। सी एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। ऑप्शन नंबर डी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी जिसके महत्व को बढ़ाता है। बताइए फ्रेंड्स, क्या करेक्ट आंसर क्या होगा? पंचायती राज के संबंध में कथन गलत कौन सा? बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 4। तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। ऑप्शन बी सेकंड का है, इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। 3 तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिण भारत में रबी की फसल है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बताइए। फोर्थ का इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है।
यहाँ पर मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरडी, अलसी, सूरजमुखी आदि यहाँ पर होते हैं। कुछ तिलहन के बीजों का प्रयोग कर मुख्य साबुन, उबटन बनाने में किया जाता है। तिल फ्रेंड, जो तिल है उत्तर भारत की खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत की रबी की फसल है। तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। यूएसए, चीन, ब्राजील तिलहन के प्रमुख उत्पादक देश हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन है? कौन बने हैं? ऑप्शन ए शोभा मंडल, ऑप्शन बी अमरेदु प्रकाश, ऑप्शन सी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन डी सुंदर रमण राममूर्ति। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा। प्रश्न संख्या 5 का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष अमरेदु प्रकाश बने हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अमरेदु प्रकाश ये कहाँ के निवासी हैं? यह मधुबनी बिहार के निवासी हैं। इसकी सेल की जो स्थापना हुई थी वह 24 जनवरी 1973 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए 8 प्रकार के मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी 7 प्रकार के मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी 5 प्रकार के मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। भारतीय संविधान नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह कहाँ से लिया गया है? यह मौलिक अधिकार हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है? भाग नंबर 3 कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मूल अधिकार वर्तमान में 6 हैं क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर उसे कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 क के रूप में रखा गया। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इसका अब लोग हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? ऑप्शन ए दूध सागर, ऑप्शन बी अथिरापिल्ली, ऑप्शन सी हिरनी, ऑप्शन डी जोग। बताइए फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा? राजा रानी, रोरर और रॉकेट नाम के 4 झरने यह जोग जलप्रपात के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, जोग जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा झरना है जोग जो है ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? दूध सागर जलप्रपात गोवा में है, अथिरापिल्ली जलप्रपात केरल में है और हिरडी जलप्रपात झारखंड में है और जो ये जोग जलप्रपात है यह शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8, पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए पहाड़ की कंदराओं में, ऑप्शन बी मचानों पर, ऑप्शन सी मिट्टी के बने घरों में, ऑप्शन डी महलों में। बताइए फ्रेंड, कहाँ पे रहते थे पूरा पाषाण के लोग? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पहाड़ की कंदराओं में। ठीक है फ्रेंड, पूरा पाषाण काल की भारत में प्रथम स्थान की खोज 13 मई 1863 ईस्वी में सर रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट ने किया। पूरा पाषाण के अंतिम चरण में आग की खोज की गई थी। फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल में भीमबेटका और आदमगढ़ की शैल चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं।
फ्रेंड्स भीमबेटका की गुफा कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। और फ्रेंड्स सूक्ष्म औजार का काल मध्य पाषाण काल को कहते हैं। सूक्ष्म औजारों का काल मध्य पाषाण काल को कहते हैं। नव पाषाण काल के लोग अस्थायी जीवन जीना शुरू कर दिए थे। उसी काल में नव पाषाण काल में कृषि, चाक आदि की शुरुआत हुई थी। चलिए फ्रेंड्स आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? ऑप्शन ए यांगजी नदी, ऑप्शन बी वोल्गा नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी अमेजन नदी। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन सी नदी? ऑप्शन नंबर 9 का सी। ठीक है फ्रेंड्स, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है फ्रेंड्स, डेल्टा का आकार प्राय त्रिभुजाकार होता है और वृद्धावस्था में नदी डेल्टा का निर्माण करती है। जब नदी वो खत्म होने वाली होती है तो उस टाइम पे वो डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? ऑप्शन ए 1.6 मीटर, ऑप्शन बी 1.55 मीटर, ऑप्शन सी 1.01 मीटर, ऑप्शन डी 1.73 मीटर। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 10 का इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.55 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, ऑप्शन बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ऑप्शन सी भारत एक कुलीन तंत्र है, ऑप्शन डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 11 इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी मेडागास्कर। बताइए फ्रेंड्स, मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की नदी है तथा दक्षिण महासागर में अपना जल गिराती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। फ्रेंड्स मेडागास्कर कहाँ स्थित है? मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर अफ्रीका की मुख्य भूमि से मोजाम्बिक चैनल द्वारा अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पाक जलडमरू मध्य है, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। मलक्का मलाया और सुमात्रा को अलग करता है और बेरिंग रूस और अलास्का को अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 13, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 349 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 के अंतर्गत, ऑप्शन सी 350 ए के अंतर्गत, ऑप्शन डी 351। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 ए। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कमेंट में राजभाषा हिंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 14, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? ऑप्शन ए हम्मुराबी, ऑप्शन बी सिकंदर, ऑप्शन सी नेपोलियन, ऑप्शन डी जूलियस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हम्मुराबी। ये फ्रेंड्स ये कहाँ का शासक था? यह बेबीलोन का शासक था। जो है हम्मुराबी, यह बेबीलोन का शासक था। हम्मुराबी संहिता में जैसे
का तैसा दंड का प्रावधान था। भारत के प्रथम विधिवेत्ता कौन कहे जाते हैं? भारत के प्रथम विधिवेत्ता मनु को कहते हैं। मनु जो है वो शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहता था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी वीवी गिरी। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 15 का? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स ये राधाकृष्णन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में इन्हीं के जन्म दिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट, गुलाबों की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए हॉलैंड में, ऑप्शन बी पोलैंड में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में, ऑप्शन डी फ्रांस में। बताइए फ्रेंड्स गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? फ्रेंड्स ये गुलाबों की जो लड़ाई हुई थी ये इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी पोलैंड की लड़ाई, गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में हुई थी। गुलाबों की लड़ाई ने जो सामंतवाद को धराशायी कर दिया था, रक्तहीन क्रांति जैसे गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी प्रियंका गांधी, ऑप्शन डी मेधा पाटेकर। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरुंधति राय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन, फ्रेंड्स हेडक्वार्टर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी इटली में, ऑप्शन डी जेनेवा में। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, इटली में और जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर डी जेनेवा में। ठीक है फ्रेंड, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स और एक और बताइए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में इसका भी मुख्यालय स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? रोम में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। नेक्स्ट, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिहिंट ऑफ, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? फ्रेंड्स लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन था। 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज समझौते के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट है, रूस का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मॉस्को को, ऑप्शन बी लेनिनग्राद को, ऑप्शन सी नोवोसिविर्स्क को, ऑप्शन डी इवानोवो को। बताइए फ्रेंड 20 का क्या होगा?
इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब ये बताइए जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं फ्रेंड्स। सूती वस्त्र की राजधानी बंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी बंबई को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। नेक्स्ट, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? ऑप्शन ए पहाड़, ऑप्शन बी रेल मार्ग, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी मैदानी क्षेत्र। बताइए फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा? मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? सी, नदी के लिए करते हैं। नदी को दिखाने के लिए हम मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? नीला ग्रह, नीला ग्रह हम लोग किसे कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लाल रंग मंगल ग्रह को कहा जाता है। जो लाल ग्रह है वह मंगल ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? ऑप्शन ए मथुरा स्तंभलेख, ऑप्शन बी उदयगिरि गुफा अभिलेख, ऑप्शन सी सांची का अभिलेख, ऑप्शन डी ऐहोल अभिलेख। बताइए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या है? 22 का। कालिदास का नाम किस अभिलेख में मिलता है? तो कालिदास का नाम ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी में। ऐहोल अभिलेख वातापी बादामी में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐहोल अभिलेख में भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर का भी चर्चा मिलता है। ऐहोल अभिलेख रवि कृति के द्वारा लिखा गया है। ऐहोल अभिलेख चालुक्य वंश के महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्कीर्ण करवाया था। उत्कीर्ण करवाया। नेक्स्ट, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए गोल्फ से है, ऑप्शन बी हॉकी से है, ऑप्शन डी बिलियर्ड्स से है, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। वाकर कप किस खेल से संबंधित है? वाकर कप हमारा गोल्फ खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24। मैं एक समाजवादी हूँ, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य संबंधित है। ऑप्शन ए नरेंद्र देव से, ऑप्शन बी अच्युत पटवर्धन से, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण से, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू से। बताइए फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ 24 का। इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ये इन्होंने कब कहा था? 1936 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने ऐसा कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचार से अधिक प्रभावित थे। 1955 में कांग्रेस का अधिवेशन आवाड़ी में यूएनए ढेवर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस का लक्ष्य समाजवादी ढांचा पर भारत का निर्माण करना है। 1956 की औद्योगिक नीति पर समाजवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति निम्न आय, ऑप्शन बी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन सी कृषि पर कम जनभार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बेरोजगारी का फ्रेंड्स मुख्य कारण क्या है? फ्रेंड्स, बेरोजगारी का मुख्य कारण होता है
जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना यह बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक है। भारत में शिक्षित बेरोजगार सबसे मुख्य समस्या है। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की थी? ऑप्शन ए मोहम्मद अली ने, ऑप्शन बी मोहम्मद फिरोज ने, ऑप्शन सी मोहम्मद अब्बास ने, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा कौन लेके आया था फ्रेंड्स? किसने लागू की थी? बताइए फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के मूल्य के बराबर तांबा का सिक्का चलवाया था। इसके ही शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह हुए थे दिल्ली सल्तनत में फ्रेंड्स। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही सबसे अधिक विद्रोह हुए थे। सबसे अधिक विद्रोह किसके शासनकाल में हुए थे दिल्ली सल्तनत में? इसी के शासनकाल में हुए थे। दीवान-ए-कोई कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवान-ए-कोई फ्रेंड्स ये दिल्ली सल्तनत का एक वो है, ये कृषि से संबंधित है। दीवान-ए-कोई कहते थे कृषि विभाग को, की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी ने, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी बलबन ने। बताइए फ्रेंड, ये प्रश्न हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी? बाजार नियंत्रण नीति पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक वस्तु का दाम निर्धारित कर दिया गया। इसका करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक है जिन्होंने धर्म को राजनीतिक से अलग कर दिया। अलाउद्दीन के समय सबसे भीषणतम मंगोल आक्रमण हुए थे। मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? ऑप्शन ए खासी पहाड़ियां, ऑप्शन बी कुमायूं पहाड़ियां, ऑप्शन सी गढ़वाल पहाड़ियां, ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियां। बताइए फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा? नीलगिरी की पहाड़ियां। बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी की पहाड़ियां। यह पहाड़ी कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? बताइए, यह पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? यह पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। फ्रेंड, टोडा जनजाति, कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। गोरा और खासी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है फ्रेंड्स? गोरा और खासी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ है? ऑप्शन ए अकबर के शासन काल में, ऑप्शन बी शाहजहां के शासन काल में, ऑप्शन सी हुमायूं के शासन काल में, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। बताइए फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ है? 29 का। ऑप्शन नंबर ए अकबर के शासन काल में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित होता है? बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? ऑप्शन ए 65% भाग, ऑप्शन बी 77% भाग, ऑप्शन डी 80% भाग, ऑप्शन डी 85% भाग। बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बिहार की कुल जनसंख्या का 77% भाग कृषि पर आश्रित होता है। ठीक है फ्रेंड,
बिहार में केवल 11.29% आबादी शहर में निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट सन 1833, ऑप्शन बी इंडिया काउंसिल एक्ट सन 1861, ऑप्शन सी इंडिया काउंसिल एक्ट सन 1892, ऑप्शन डी इंडिया काउंसिल एक्ट सन 1990। बताइए फ्रेंड्स, 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? महारानी विक्टोरिया ने, महारानी एलिजाबेथ ने, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन सी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, ऑप्शन डी महारानी एनी बेसेंट। बताइए फ्रेंड्स, महारानी एनी। 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 साझेदार थे। कितने थे शुरुआत में? 217 साझेदार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जॉन स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम गवर्नर था वह जॉन स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वतंत्र प्रभार में के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट 33 का, म्यांमार कब आजाद हुआ था? म्यांमार कब आजाद हुआ? 17 जून 1944 को, ऑप्शन बी 4 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी 17 अगस्त 1945 को, ऑप्शन डी 17 अप्रैल 1946 को। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? म्यांमार कब आजाद हुआ? 33। म्यांमार फ्रेंड्स 4 जनवरी 1948 को आजाद हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। 24 जून 1908 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राजद्रोहात्मक लेख छापने के जुर्म में 6 वर्ष की सजा दी और मांडले म्यांमार जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट, भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की थी? कौन सी प्रथा? सहायक संधि, ऑप्शन बी स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी सूबेदारी व्यवस्था, ऑप्शन डी राजस्व व्यवस्था। बताइए फ्रेंड, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? फ्रेंड्स, ये कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 23 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार को बनाया गया था। अस्थायी बंदोबस्त का जनक सर जॉन शोर था। ठीक है फ्रेंड्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए वॉरेन हास्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड हास्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन डी लॉर्ड मॉन्टेग्यू। 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर 35 का? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हास्टिंग।
वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई थी? बंगाल अधिनियम, इतने के अंतर्गत बंगाल ऑर्डर, इसके अंतर्गत बंगाल ऑर्डिनेंस, ये बंगाल रेजुलेशन। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 36 का। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई थी? सती प्रथा बंगाल ऑर्डिनेंस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रेंड्स, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का अभिलेख के साक्ष्य प्रमाण मिलता है, अभिलेख मिलता है। अथर्ववेद में सती प्रथा का सांकेतिक प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट, 23 मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया? IRNSS-1A, ऑप्शन बी NVS-01, ऑप्शन सी NVS-02, ऑप्शन डी IRNSS-1। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। नेक्स्ट, निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। कौन सी संविधानेतर संस्था है? ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। 1 जनवरी 2015 को वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग की जगह नीति आयोग की जगह ली। फ्रेंड, जो योजना आयोग बनाता था, ये जो योजना आयोग चलता था, ये 15 मार्च 1950 को गठित हुआ था, जो ये पंचवर्षीय योजना को नियंत्रित करता था। नेक्स्ट, विपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? ऑप्शन ए उदारवादी, ऑप्शन बी उग्रवादी, ऑप्शन सी क्रांतिकारी, ऑप्शन डी शासकीय सेवक। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? विपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उदारवादी थे। विपिन चंद्र पाल ने अपना राजनीतिक जीवन उदारवादी विचारधारा से शुरू किया। विपिन चंद्र पाल गरम दल के त्रिरत्न में से एक थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता थे और लाल बाल पाल क्रमशः पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट, सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर पवन कुमार को, ऑप्शन बी राज चिट्टी को, ऑप्शन सी आरवी कन्नन को, ऑप्शन डी रतन टाटा को। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आरवी कन्नन को। नेक्स्ट, 95 अकादमी पुरस्कारों में से किस भारतीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता? ब्रह्मास्त्र, लगान, द एलिफेंट वीपर्स, ऑप्शन डी दंगल। बताइए फ्रेंड,
इसके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 95वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र में लघु श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता? बताइए फ्रेंड्स, क्या करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द एलिफेंट व्हिस्पर्स। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए द्वारकानाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बताइए फ्रेंड्स। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इंडिया नामक पत्रिका दादा भाई नौरोजी ने निकाली। इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों की मुद्रा के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनें। ऑप्शन ए मॉरिशस रुपया, ऑप्शन बी ताइवान डॉलर, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन यूरो, ऑप्शन डी इटली यूरो। 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा यूरो नहीं पाउंड है। ठीक है फ्रेंड, गलत विकल्प को चुनना था। ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा का नाम यूरो नहीं पाउंड है। यूरो वर्तमान में 20 देशों की मुद्रा है। फ्रेंड्स, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा को क्या कहते हैं? क्या नाम है? फ्रेंड्स, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा को हम लोग दिरहम कहते हैं, दिरहम। ठीक है, जून 2023 में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता? ऑप्शन ए लेबनान को, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी उरुग्वे। बताइए फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा? 44 का इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेबनान। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न को हम लोग। उस्ताद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैरम खान से, ऑप्शन बी शाहजहां से, ऑप्शन सी हुमायूं से, ऑप्शन डी जहांगीर से। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर से। नेक्स्ट, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉन्ग, ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन, ऑप्शन डी सैमुअल हर्स। बताइए फिल्म से करेक्ट आंसर क्या होगा? टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक स्वामीनाथन है, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है फ्रेंड्स, सैमुअल हर्स द्वारा प्राइस ऑफ पावर पुस्तक लिखी गई है। क्या? प्राइस ऑफ पावर पुस्तक लिखी गई है। द स्ट्रगल इन माई लाइफ नेल्सन मंडेला के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? ऑप्शन ए वैशाली से है, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र से, ऑप्शन सी औदतपुरी से, ऑप्शन डी नालंदा से। बताइए फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा? 47 का इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था 476 ईस्वी में। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका
आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी है। फ्रेंड्स आप लोग बताइए, पाई का मान किसने दिया था? क्या पाई का मान किसने दिया था? जो 22/7 होता है। 48, हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी इटली। बताइए फ्रेंड्स, क्या करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। नेक्स्ट, अगस्त 2023 में लावारिस जमा का अगस्त 2023 में लावारिस जमा का प्राप्त अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय यूको बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बैंक। बताइए फ्रेंड्स, 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न संख्या 50, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर के द्वारा, ऑप्शन बी मैरी कॉम के द्वारा, ऑप्शन सी सौरव गांगुली के द्वारा, ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा के द्वारा। बताइए फ्रेंड्स, 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम, सौरव गांगुली, नीरज चोपड़ा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। ठीक है फ्रेंड, इन 50 प्रश्न में आपने कितना अंक प्राप्त किया जरूर बताइएगा कमेंट में। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।